गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का अध्याय 4 का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था कि जो महासागर है उनका जो अधस्थल है यानी कि जो आंतरिक भाग है उनका वो काफ़ी जटिलता वाला है। वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो मैदानी नहीं है, उसमें जैसे हम धरातल के ऊपर देखते हैं उसी प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। आज हम करेंगे कि जो सागरीय अधस्थल का विस्तार वो किस प्रकार से हुआ है। अधस्थल यानी कि सागर फ्लोर जो हम बोलते हैं, समुद्र के अंदर का जो भाग है वो किस प्रकार उसका विस्तार हुआ वो देखेंगे। प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पुराचुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से भिन्न तथ्यों को बताया। अब हमने किया था ना चट्टानों का पुराचुंबकीय अध्ययन जैसे हमने किया था और मानचित्र भी जैसे बनाए गए थे महासागरीय तल के, तो उसमें मैंने बताया था कि निम्न तथ्यों को बताया गया था। महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। यानी कि जो महासागरीय कटक जो बने हुए वहां पर क्या आते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं काफी ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है। महासागरीय कटक के मध्य भाग में दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाले चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। अगर हम देखें महासागरीय कटक के दोनों तरफ के भाग, जैसे कि हमने सबसे बड़ी कटक की थी अटलांटिक महासागर की, और भी जैसे कि महासागरीय कटक पाई जाती है छोटी कटके, तो उनमें अगर हम देखें चट्टानों के दोनों तरफ के भागों को तो उनमें समानता पाई जाती है हर एक रूप में। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्यतः चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है। ये चट्टानें नवीनतम है। क्या प्रभाव ज्यादा मिलता है, चुंबकत्व ध्रुवण का, और ये चट्टानें नई भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि महाद्वीपों की चट्टानें अगर देखें और महासागरों की चट्टानें देखें तो नई कौन सी हैं, महासागरीय। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि जो ज्वालामुखी है वो बार बार विस्फोट होता है उसके अंदर, जिससे क्या होता है, लावा निकलता है और वो चट्टानें बनती चली जाती है। इसकी वजह से क्या है, महासागर की चट्टानें नई है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है, और महासागरीय परपट्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। यानी कि पिछले 20 करोड़ वर्षों में इनमें काफी चेंज जैसे आया है। 20 करोड़ वर्ष से पुरानी एक भी चट्टान नहीं पाएगी महासागरीय परपट्टी पर, जबकि महाद्वीपीय परपट्टी अगर देखें, महाद्वीपों के अगर ऊपर देखें हम, तो वो चट्टानें काफी पुरानी हैं। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर है। अब देखें यहाँ पर महासागरीय कटकों पर कौन सी क्रिया ज्यादा है, ज्वालामुखी क्रिया ज्यादा है, जबकि जो गहरी खाइयां हमने करी थी ना समुद्र के अंदर, वहां पर भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर हैस ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। अब इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब पॉइंट्स को देखते हुए कि महासागरीय कटर के पास ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, भूकंप आते हैं, ये चुंबकीय गुण इनके पास पाया जाता है, ये चट्टानें जो महाद्वीप की चट्टानें उनसे कम पुरानी, इन सबको आधार मानते हुए हैरी हैस, अगर पूरा नाम इसका करें तो हैरी हैस है, ये हैस भी जैसे इनको बोला जाता है, हैरी हैस ने सन 1961 में एक परिकल्पना दी थी और जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार, आपको नाम याद रखना है, क्या नाम दिया था, सागरीय अधस्थल विस्तार का नाम इसको दिया था। हैस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी के दोनों तरफ धकेल दिया गया, दोनों तटों पर या दोनों तरफ इसके धकेल दिया गया था। ये बात इन्होंने कही थी। इसके बाद देखें, हैस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपट्टी में नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। एक तरफ तो क्या है, ज्वालामुखी से नई परपट्टी बनती चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में क्या बताया था मैंने आपको, भूकंप ज्यादा आते हैं तो इनका विनाश भी होता है। यानी कि निर्माण भी क्रिया साथ साथ चल रही है और विनाश की क्रिया भी साथ साथ चलती है। अब एक और सिद्धांत आया था प्लेट विवर्तने की, प्लेट टेक्टोनिक जिसको कहा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए क्या था, सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात जो हैरी हैस ने दी थी, उसके पश्चात विद्वानों की महाद्वीप और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। यानी कि सागरीय अधस्थल का जो विस्तार जो सिद्धांत दिया गया था उसके बाद ना महाद्वीप और महासागरों के बारे में ना दोबारा से भूगोलवेताओं ने जानकारी इकट्ठा शुरू कर दिया था, जानकारी इकट्ठी करनी। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आएगा कि प्लेट विवर्तने की और जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वैगनर का, उसमें क्या अंतर था, वो हम आज दूंगी आपको होमवर्क में। इसके बाद देखें ये सिद्धांत किसने दिया था, सन 1967 में मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की। दोनों ने, किसने, मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने, और कब, 1967 में, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया था। एक विवर्तनिकी प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना है। लिथोस्फेरिक यानी कि स्थल
मंडल जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे नाम इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, इसको स्थल मंडल भी बोलते हैं। तो इसी भाग की बात मैं कर रही हूँ जिसमें क्या है, चट्टानों का विशाल भाग है और एक अनियमित खंड है जिसमें महाद्वीप और महासागरीय स्थलखंड मिलकर बने हैं। जैसे मैं पिछले लेक्चर में बार बार आपको कहती थी कि हम प्लेटें पढ़ेंगे। जो पृथ्वी है, धरातल पृथ्वी का जो स्थलखंड है वो अनेक प्लेटों से बना है। तो प्लेटें दोनों प्रकार की, महाद्वीपीय प्लेटें भी हैं और महासागरीय प्लेटें भी, उनको हम जैसे आप डिटेल में कर लेते हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में, दुर्बलता मंडल याद आया आपको, जब हमने आंतरिक संरचना पृथ्वी की करी तो उसमें 3 भाग मैंने आपको बताए थे। सबसे ऊपरी भाग पर पट्टी, फिर मेंटल और फिर क्रोड। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग था उसको मैंने क्या कहा था, दुर्बलता मंडल कहा था। जैसे कि दुर्बलता मंडल की मैंने आपको चौड़ाई भी बताई थी। स्थल मंडल में पर पट्टी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में तो 5 से 100 किलोमीटर है। यानी कि दुर्बलता मंडल के ऊपर की बात हम कर रहे हैं। महासागरों में अगर देखें तो इसकी जो मोटाई वो है 5 से 100 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों पर है तो 100 किलोमीटर है। जबकि महाद्वीपों पर क्या बताई थी, इसकी मोटाई ज्यादा बताई थी, जो क्या है स्थल मंडल इसको बोला जाता है। और स्थल मंडल किसको कहते हैं, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, पीछे भी कई लेक्चर में से आ चुका है। जो परपट्टी का भाग है वो और मेंटल का जो ऊपरी भाग है ना, दुर्बलता मंडल से ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल की चौड़ाई अगर मैं कहूँ तो ये सही रहेगा, स्थल मंडल की जो मोटाई या फिर चौड़ाई है वो महासागरों पर तो है केवल और केवल 5 से 100 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों पर ये 200 किलोमीटर है। अब यहीं पर वो प्लेट है जिनका हम जिक्र करेंगे। इस प्लेट को महाद्वीप या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है। प्रशांत प्लेट महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीप प्लेट। अब देखिए प्रशांत महासागर है, उसके नीचे जो भाग है ना उसको कहते हैं प्रशांत प्लेट महासागरीय प्लेट, ठीक है। जबकि यूरेशियन, यूरोप और एशिया दोनों मिले हुए महाद्वीप है, उनके नीचे जो भाग उसको कहते हैं महाद्वीपीय प्लेट। अब देखिए प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी स्थल मंडल पर 7 मुख्य प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटों में इसको बांटा गया है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। यानी कि मुख्य प्लेटें तो हैं 7 और छोटी प्लेटें और भी हम करेंगे, जैसे 6 मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। और इनको अलग कौन करता है, कि कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर दूसरी प्लेट, यहाँ पर दूसरी प्लेट, तो इनको अलग करते हैं। इनकी बाउंड्री बनाते हैं कौन, नवीन वलित पर्वत। वलित पर्वत कैसे होते हैं, फोल्डेड माउंटेन, जैसे इस प्रकार के पर्वत है ना वो, जैसे कि हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, ये बताते हैं। दूसरा खाई जितनी भी है उनकी वजह से, और भ्रंश जो है उनसे इनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। अब देखें विश्व में प्रमुख प्लेटें कौन कौन से, पूरे महाद्वीप और महासागरों की 7 मुख्य बताई मैंने आपको। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। अंटार्कटिक में महाद्वीप है, अंटार्कटिक तो बर्फ का पहाड़ जिसको बोला जाता है, और इसके चारों ओर महासागर भी है, जैसे दक्षिणी महासागर है। तो इन दोनों को मिलाकर जो प्लेट बनती है उसको बोला जाता है अंटार्कटिक प्लेट। दोनों ही भाग आ जाते हैं इसमें, महासागर भी और महाद्वीप भी। दूसरी बात करते हैं उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ना उसकी प्लेट ये है, और ये कहाँ तक है, पश्चिम में तो इसके अटलांटिक तल है सम्मिलित है, जबकि दक्षिण में अमेरिकन प्लेट है, जो दक्षिण अमेरिकन प्लेट है ना और कैरेबियन द्वीप वो इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। तीसरी प्लेट बात करते हैं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, जो दक्षिणी महाद्वीप है उसकी पश्चिमी अटलांटिक तट समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट इसे पृथक करते हैं। अगली आती है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, वर्ताकार शेप में, जैसे ये महासागर आपको पता ही होगा, तो इसकी प्लेट है प्रशांत महासागर, पूरा प्रशांत महासागर इसके अंदर जैसे आ जाता है। अगली आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। अब 3 क्षेत्र लिए, इंडो जैसे इंडोनेशिया का जो भाग है, महाद्वीप का भाग है वो, ऑस्ट्रेलिया का भाग और न्यूजीलैंड का, इन तीनों को मिलाकर एक प्लेट बनाई गई है। अगली आती है अफ्रीकी प्लेट, इसमें पूर्वी अटलांटिक तट शामिल है और पूरा का पूरा अफ्रीका इसके अंदर जैसे आ जाता है। अगली बात करते हैं यूरेशियाई प्लेट, इसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल शामिल है और पूरा का पूरा यूरोप और एशिया इसके अंदर जैसे, वो तो आना ही है, एक महाद्वीपीय प्लेट ही है। अब एक बार बड़ी प्लेट आप मैप के अंदर देख लीजिए, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये प्लेटें कहाँ कहाँ पे हैं। इधर देखें आप, सबसे पहले मैंने कहा था अंटार्कटिका प्लेट, तो ये जो क्षेत्र है ना ये दक्षिणी महासागर जैसे है, ये भी इसके अंदर आ जाता है, और ये महाद्वीप है ये भी, तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिका प्लेट। ये पूरा क्षेत्र इसका है अंटार्कटिक प्लेट का। दूसरी मैंने बताई आपको उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट देखें आप, पूरा का पूरा जो ये महासागर है, सॉरी महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, ये ग्रीनलैंड आ जाता है इसके अंदर। यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये कैरेबियन द्वीप समूह है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये पूरा आता है उत्तरी अमेरिकी प्लेट में। अगला चलते हैं तीसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी महासागर, इससे नीचे का जो क्षेत्र है ये सारा आ जाता है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में। चौथी बात करते हैं हमें, जो मुख्य जो प्लेट है वो
प्रशांत महासागरीय प्लेट। अगर मैप में कहूँ आपको उस प्रकार का आपके पास जिसमें प्रशांत महासागर को इकट्ठा दिखाएगा, तो इधर का जो भाग है ये वाला भाग प्रशांत महासागरीय प्लेट में, ये इन छोटी प्लेटों को छोड़ दीजिए, इतना क्षेत्र ये वाला भाग, और इधर अगर चलेंगे तो इन छोटी प्लेटों को छोड़कर ये जो भाग है ये सारा का सारा प्रशांत महासागरीय प्लेट। अगला आता है 5वां इंडो ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट। तो ये देखें इंडोनेशिया का भाग ये आ जाता है इसके अंदर, इंडो ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड है, इन सब को मिलाकर एक प्लेट बनती है इंडो ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 अफ्रीकी प्लेट। अब अफ्रीकी प्लेट में जो तटीय क्षेत्र है ना अटलांटिक महासागर का, ये आ जाता है पूरा, और ये आ जाती है अफ्रीकी प्लेट। और लास्ट आते हैं यूरेशियाई प्लेट, यूरोप एशिया दोनों को मिलाकर, और अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा ये इसके अंदर आ जाता है, ये आ जाती है यूरेशियाई प्लेट। सातों प्लेटें ये थी मुख्य प्लेटें जो प्रमुख प्लेट हैं। इसके बाद बात करते हैं छोटी प्लेटों की। छोटी प्लेटें कौन कौन सी हैं? कोकास प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। और नजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। कोकोस और नजका दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। कोकोस तो यहाँ पे प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका के पास दोनों की बाउंड्री जैसे बना दी इसने, और नजका है वो है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है ना इन दोनों के बीच में नजका, इतना क्षेत्र है नजका प्लेट का, और ये है कोकोस प्लेट का। इसके बाद अगली है अरेबियन प्लेट, अरब प्लेट भी जिसको बोला जाता है। इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग है। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? 3 और पानी से घिरा हुआ। अब इसके इधर तो लाल सागर है, इधर पर्सिया की खाड़ी है, इधर भूमध्य सागर और इधर हिंद महासागर। तो जो अरब प्रायद्वीप है इसकी जो प्लेट है उसको बोलते हैं अरेबियन प्लेट। ये भी एक महत्वपूर्ण छोटी प्लेट है। अगला आता है फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, कहाँ पे? एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय। तो इधर देखें ये प्रशांत महासागर है, ये एशिया महाद्वीप है, तो यहाँ पे है फिलीपींस प्लेट है, इसको बोला जाता है फिलीपींस देश भी यहाँ पर है, तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। अब इसके आगे चलेंगे ना आप, ये देखें इधर ये जो प्लेट थी फिलीपियन और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट थी, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे इधर प्रशांत महासागर आ जाते हैं, इनके बीच में आ जाते हैं। और इसी के नीचे एक और आ जाते हैं फ्यूजी प्लेट, वो देख लें आप, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो यहाँ प्लेट एक बार फिर से देख ले, कोकोस है उत्तरी अमेरिका के पास, नजका दक्षिण अमेरिका के पास है, अरेबियन अरब प्रायद्वीप में, फिलीपीन इधर एशिया में आ जाते हैं, कैरोलिन भी एशिया में, एशिया के पास ही जैसे है फिलीपीन के पास, और फ्यूजी ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये थी छोटी प्लेटें। अब आपका होमवर्क देख लीजिए, आपका क्या रहेगा फिर नोटबुक का लेसन आपको सबको अच्छे से रीड करना है। साथ साथ क्वेश्चन देखें पहला, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। अब इसके लिए आपको क्या करना, आपको पिछला जो लेक्चर है वो अगर आपने नहीं भी देखा अब तक तो वो भी आपको इसके लिए देखना पड़ेगा, और आज का जो हमारा लेक्चर था वो तो आपको करना ही है। तो देखिए आप क्या करेंगे इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से शुरू करेंगे। जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत वो किसने दिया था, तो यहाँ से शुरू होता है आपका प्लेट विवर्तन की, और यहाँ तक मुख्यतः प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आप प्लेटों का जिक्र आपको जैसे नहीं करना, आप यहाँ तक इसको बताएंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को। जबकि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, जो इस लेसन का फर्स्ट जो लेक्चर हमारा था उसमें आपका देखेंगे तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने। तो आपको यहाँ से शुरू करना है, जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर, इसका बताना आपको। वैगनर का सिद्धांत जैसे यहाँ से शुरू होता है, तो इसका आपको प्रमाण नहीं बताने हैं, सिर्फ आपको इसकी मोटी मोटी चीजें भी। इसने कहा था कि पेंथालसा था, पेंजिया था, फिर दोनों अलग हुए थे, गोंडवाना लैंड बना था, लोरेशिया बना था, तो यहाँ तक आपको ये करना है। इसका नेक्स्ट प्रश्न जो आपका रहेगा वो रहेगा, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था? आज हमने बताया था कि सागरीय अधस्थल विस्तार था वो क्या था, तो उसमें हैरी हैस ने सिद्धांत को दिया था। उन्होंने क्या क्या चीजें ली थी इसके अंदर, देखिए अब नहीं आपको बतानी कौन सी का जिक्र इन्होंने नहीं किया था। मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, तो इन्होंने बताया था ज्वालामुखी क्रियाएं तो थी, उसी के साथ क्या होता था, लावा निकलने से नई चट्टानें यहाँ पर बनती रहती हैं। महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र, तो चुंबकत्व का जिक्र इन्होंने किया था, इसकी पट्टियां हैं। तीसरी बात करते हैं विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ये आपका आंसर रहेगा क्योंकि इन्होंने जीवाश्मों का जिक्र कहीं भी नहीं किया था, ये उन्होंने वैगनर महोदय ने किया था। अगला है महासागरीय तल की चट्टानों की आयु, तो इन्होंने आयु बताई थी कि महासागरों की जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय तल की चट्टानों से ज्यादा नई है। अगला देखें, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, तो मैंने आपको बड़ी और छोटी सारी प्लेटें बताई, तो लघु देखें नजका, फिलीपीन और अरब, ये तो तीनों क्या है लघु प्लेट, जबकि अंटार्कटिक जो प्लेट है वो क्या है एक मुख्य प्लेट है, बड़ी प्लेट है, तो ये इसका आंसर रहेगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके हैं।
प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने और कब दिया था? तो 1967 में दिया था और मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने इस सिद्धांत को दिया था। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल में कुल कितनी प्लेटें, उनके नाम बताइए, मानचित्र सहित आपको ये बताना है, मैप भी आपको भरना है। कुल कितनी प्लेटें हैं? 7 जैसे में हमने मुख्य करी और 6 अन्य छोटी प्लेटें जो लघु प्लेटें वो हमने यहाँ पे करी, वो आपको करनी है। और अगला क्वेश्चन आपका रहेगा लास्ट क्वेश्चन, सागरीय स्थल विस्तार की परिकल्पना कब व किसने दी? तो ये दी थी हैरी हेस ने 1961 में, जैसे हेस के नाम से भी उनको जानते हैं, तो ये परिकल्पना इन्होंने दी थी। इन्होंने 1961 में दी थी और प्लेट विवर्तन जो है वो 1967 में दी थी। आपको इनकी डेट अच्छे से ध्यान रखनी है। ये आपका फेयर नोटबुक का होमवर्क रहेगा। थैंक यू।